वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा था। जब अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने उनसे रगड़ा तो उन्होंने देखा कि वह हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का उसमें गुण आ गया था। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर डॉक्टर गिलबर्ट ने भी अंबर की समान ही कांच को, आबनोस को, गंधक, लाख इत्यादि को भी रगड़कर उन्होंने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण को देखा था। ठीक है बच्चों, तो वहीं हम लोग देखेंगे कि यह वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इसका अनुभव करता है। ठीक है बच्चों, जो आवेश है या तो प्रभाव का उत्पन्न करेगा और नहीं तो उसका अनुभव करेगा। ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेगा, नहीं तो उसका क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे तो मैंने बताया आपको अभी कि किसी वस्तु को, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अंबर को जब ऊन से रगड़ा था तो उसी बेस पर उन्होंने आवेश को दो प्रकार से बांटा। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पर देखेंगे तो आवेश के प्रकार है। तो यहाँ पर है, यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ आवेशित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि हम लोग एबोनाइट को, ठीक है बच्चों, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वह भी आवेशित हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा है जब हम लोग घर्षण करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग आवेश को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला आवेश है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, एक है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, जब समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, या जैसे पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यदि नेगेटिव है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पॉजिटिव यानी धन आवेश और ऋण आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर कुछ आवेशों को, ठीक है बच्चों, कुछ आवेशों को यहाँ पर मैंने लिखा है, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश कौन कौन सा आएगा और ऋणात्मक आवेश कौन कौन सा होगा उसी के बारे में यहाँ पर है। तो धनात्मक आवेश है कांच की छड़, ठीक है बच्चों, बिल्ली का रोएदार चर्म, खाल जिसको कहेंगे, बिल्ली का चर्म चमड़ा है, ऊनी कपड़ा है, ये सब क्या आ जाएंगे बच्चों, धनात्मक आवेश के बारे में आएंगे। वैसे ही यदि ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे तो यह रेशमी कपड़ा है, एबोनाइट की छड़ है, प्लास्टिक छड़ है, रबड़ है, एम्बर है, ये सभी क्या है, ऋणावेशित वाले हैं। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, बिल्ली वाला यहाँ पर एबोनाइट के छड़ के साथ जब रगड़ते हैं तब इनमें घर्षण के द्वारा, ठीक है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है आवेश घर्षण द्वारा आवेश। ठीक है बच्चों, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे घर्षण के द्वारा कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, घर्षण के द्वारा हम लोग आवेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर है दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, ठीक है बच्चों, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। कब होगा बच्चों ऐसा, जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब उसको रगड़ेंगे तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। ठीक है,
यहाँ पर है जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ बच्चों कि क्यों ऐसा आवेशन उत्पन्न होता है, उसका कारण देखेंगे। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, जो एक वस्तु है उसके परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके परमाणु में से जो इलेक्ट्रॉन है वह निकलकर दूसरी वस्तु वाले में चले जाते हैं। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएंगे तो वहाँ पर खाली स्थान यानी कमी हो जाएगा। जबकि दूसरी जो वस्तु है, ठीक है बच्चों, जो दूसरी वस्तु है उसमें तो इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु क्या हो जाती है बच्चों, ऋणावेशित हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक में पद्धति में मात्रक है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं बच्चों, तो कूलाम कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड, और या तो आप क्या कह सकते हो इसको कूलाम कह सकते हैं। यदि इसका बीमा की बात करेंगे बच्चों, आप क्लास 11 में अध्ययन किए होंगे आवेश का। ठीक है, बीमा, तो आवेश का बीमीय सूत्र हो जाएगा एम्पियर का ए हो जाएगा और समय का टी, सेकेंड का टी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा बीमा एटी। ठीक है बच्चों, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो धन आवेश और ऋण आवेश जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं उनको अमेरिकी वैज्ञानिक सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने नाम रखा था कि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। और उन्होंने ही बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग है यहाँ पर देखेंगे तो यह है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम ये क्या है, तो वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसे केवल क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही वैद्युत संरक्षण आवेश का यह नियम है। ठीक है बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप जब लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है तथा जो पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश होता है बच्चों, एक दूसरे को का जो वैद्युत क्षेत्र जो है आवेश है वो क्या करते हैं कि शून्य कर लेते हैं। उतना ही आवेश होने के कारण एक पर क्या है बच्चों, ऋण आवेश है और एक पर धन आवेश होने की वजह से जब उनको वैद्युत आवेश जब इनको समीप लाते हैं तो उनका वैद्युत आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो ये परस्पर संयोग करके एक दूसरे का क्या कर लेते हैं बच्चों, विनाश कर लेते हैं तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से कुल जो वैद्युत आवेश क्या रहता है बच्चों, अब भी शून्य रहता है। ठीक है, अब भी उसका अभी क्या रहता है बच्चों, शून्य रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश और उतना ही यहाँ पर पॉजिट्रॉन है। जब दोनों को आप एक स्थान पर लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को क्या कर लेंगे बच्चों, विनाश कर लेंगे और उनके स्थान पर दो गामा, ठीक है, दो गामा आप कह सकते हैं फोटानों की उत्पत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर कुल आवेश इनका क्या रहता है, शून्य रहता है। वैसे ही बच्चों देखेंगे रेडियो एक्टिव क्षय में भी देखेंगे यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 को जब हम लोग रेडियो एक्टिव क्षय कराते हैं तो थोरियम बनता है बच्चों 90-240।
34 और यहाँ पर क्या बनता है, हीलियम बनता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर यह क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर है 92, 238 और इक्वल में भी देख रहे हैं 90। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 90 और यह 2 92 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान यहाँ पर 234 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 238 जो इसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर भी 92 ही है और यहाँ पर भी 92 है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर भी 92 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 92 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यहाँ पर रेडियो एक्टिव छाया के द्वारा भी वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम का फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन को एक साथ जब लेकर आते हैं तब यह अपने को विनाश कर लेता है और उसके स्थान पर 2 फोटॉनों की यानी गामा फोटॉनों की ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिभाषा बच्चों कूलाम। कूलाम की परिभाषा देखेंगे क्या है, तो है बच्चों कूलाम, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से जो गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक है बच्चों, कैसे होगा, यदि किसी चालक में हम लोग 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक जब प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में से जो भी आवेश गुजरेंगे उसकी मात्रा कितनी होगी बच्चों, 1 कूलाम होगी। यानी आप फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि वैद्युत आवेश यहाँ से, ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा और इनटू क्या है, समय है। ठीक है बच्चों, अब वैद्युत धारा को आपको लेना है 1 एम्पियर और समय को भी कितना लेना है बच्चों, 1 सेकंड तक लेना है। इस प्रकार से दोनों का जो गुणनफल होगा वह कितने के बराबर होगा, 1 कूलाम के बराबर होगा। यानी कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को A से और सेकंड को S से, तो 1C बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1A इंटू यस हो जाएगा। इस प्रकार से यह फार्मूला के द्वारा भी आप कूलाम का परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है। ठीक है बच्चों, इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋण आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम धन आवेश भी होगा। इस प्रकार से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही माने इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, उसको इस रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कूलाम का नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कूलाम के नियम और एप्सिलॉन 0 का मान, उसका बीमीय सूत्र, ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए बच्चों इस चैनल से 0 to π क्लासेस से जुड़िए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इसका अध्ययन करिए। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या जिस लेसन को आपको चाहिए, ठीक है बच्चों, उस लेसन को आप शुरुआत करा सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, उस लेसन का शुरुआत की जाएगी। इसलिए बच्चों इस चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है, और लाभ उठाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो सन 1785 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पर है सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था। ठीक है बच्चों, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस नियम के अनुसार आप देख रहे हैं यह हैंडराइटिंग नोट्स है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के, ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए के बीच, ठीक है बच्चों, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। ठीक है बच्चों, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए और उनके बीच क्या होना चाहिए, या तो आकर्षण होना चाहिए या नहीं तो प्रतिकर्षण का बल। दोनों आवेश की मात्राओं के, ठीक है बच्चों, दोनों आवेशों की मात्राओं के,
ठीक है बच्चों, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की ठीक है बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, कूलॉम का क्या नियम है, तो जब दो स्थिर बिंदु आवेश रहेंगे और उनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल दोनों आवेश पर लग रहा है, ठीक है, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होगा तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यह जो बल है यह दोनों आवेशों के, ठीक है बच्चों, जो यह बल का अनुभव होगा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है बच्चों, जो यह बल का अनुभव करेंगे दोनों आवेशों के रेखा के क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा। यानी आप यहाँ से देखेंगे तो यह दो आवेश यहाँ पर है, दो पिंड है यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश है और उनकी बीच का दूरी क्या है बच्चों, R है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, इसको प्रूफ करना है तो इनका नियम को देखना है तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश क्या है बच्चों, Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर बच्चों रखे गए हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल है तो उस नियम के अनुसार जो आवेश होता है बच्चों, जो आवेश है दोनों आवेश Q1 Q2 उसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो जाएगा बच्चों, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और इन आवेशों की जो बीच की दूरी जो R है इसका वर्ग स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से आप कि F प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1 में R स्क्वायर है और ऊपर है यहाँ पर F प्रोपोर्शनल बच्चों Q1 इंटू Q2 है और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 में R स्क्वायर। अब इस हाँ तो बच्चों इस प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा, जो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 में R स्क्वायर है, इस प्रोपोर्शनल को क्या करना बच्चों, हटाना है। तो ये एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक K कांस्टेंट लगाया गया है, यहाँ पर है वेयर K क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यह हो जाएगा F बराबर K Q1 इंटू Q2 में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है K बराबर हम लोग के पास है एक मिलता है इस कांस्टेंट का मान 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, इस कांस्टेंट K का मान कितना मिलता है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तब यहाँ से F0 ठीक है लेंगे बच्चों, F0 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 में K का स्थान पर रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 और बट्टा में R स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, F बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 में R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आपने देखा एप्सिलॉन 0 में बात कर रहा था तो वो क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 होता है रिक्त या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन 0 क्या है, रिक्त या निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए, यदि जो बल है वह किसी माध्यम में, यदि आवेश माध्यम में स्थित हो तब क्या होगा। ठीक है बच्चों, यदि जो आवेश हम लोग ले रहे हैं किसी माध्यम में ले रहे हैं तब क्या होगा, तो F बराबर हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 में R स्क्वायर न्यूटन, वेर क्या है बच्चों, माध्यम में पैरा वैद्युतांक कहलाता है। यहाँ पर K क्या कहलाएगा बच्चों, माध्यम में पैरा वैद्युतांक कहलाएगा। तब वहाँ पर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, तो 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तब हमको आप ये रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो रख दीजिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसके स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, तो F बराबर 9.0 गुणे 10⁹ Q1 Q2 में R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है बच्चों, जब यह स्थिति कब हुई, जब आपने आवेश को किसी माध्यम में रखा।
ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निर्वात के लिए निकालते हैं। निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा निर्वात के लिए F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, या मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 1 है, और यह किसके लिए है, निर्वात के लिए है। ठीक है बच्चों, क्या है यह, निर्वात के लिए है। ठीक है, वैसे ही हम लोग किसी माध्यम के लिए निकालते हैं। माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन सेकेंड से भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, भाग देंगे तो F0 बटा में F बराबर, ठीक है बच्चों, तो F0 का मान कितना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और बट्टा में F का मान कितना है, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बट्टा के बट्टा में है, इसको आप इस प्रकार से कटा सकते हैं। कटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, तो 1 बटा में बचेगा F0 बट्टा में F बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यह 1 बट्टा में है बच्चों, तो यह ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 के, और बट्टा में यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे थे 4πε0, और 4π यहाँ पर भी क्या बच्चों बच रहा है, 4πε0 से यह 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो F0 बट्टा में F बराबर क्या बच्चों मिलेगा, यहाँ पर F0 बट्टा में F बराबर क्या मिलेगा आपको, K मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, K मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 बट्टा में लीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचे, वो बचेगा, तो F0 बराबर K इंटू F, यानी यहाँ पर एक देख रहे हैं तो पैरावैद्युतांक आ गया, पैरावैद्युतांक आ गया। इसका मतलब जो F0 है यह बराबर है पैरावैद्युतांक और इस F के। ठीक है, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट लगा है तब बराबर हो रहा है, तब कह सकते हैं कि जो F0 है इज ग्रेटर देन है F से। ठीक है बच्चों, जो F0 है इज ग्रेटर देन है F से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब कह सकते हैं अर्थात निर्वात में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल है, निर्वात में लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान है, माध्यम में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कितना होता है, हमेशा अधिक होता है। आप देख ही रहे हैं बच्चों, F0 इज ग्रेटर देन क्या है, F है, इसलिए क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निर्वात की वैद्युत जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वह कम है किससे, माध्यम में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से क्या है बच्चों, यहाँ पर सदैव अधिक है क्या, F0 F से। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग ε0 जो है उसका हम लोग मान निकालते हैं, और उसका बीमा निकालते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस 0 to Pi चैनल के साथ जुड़िए, आपको फिजिक्स का डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, एकदम डिटेल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में निर्वात की जो ε0 है उसकी वैद्युतशीलता क्या है। ठीक है बच्चों, उसका मात्रक क्या है, उसका बीमा क्या है, उसका मान क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका यूनिट निकाल रहे हैं, किस पद्धति में बच्चों, SI पद्धति में, यानी MKS सिस्टम में निकालते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा पीछे यहाँ पर था F0 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने अभी इसका देखा, अभी पीछे हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ε0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4π, और यह जो F0 है यहाँ पर हो जाएगा F0 Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, क्योंकि आपको ε0 का ठीक है मात्रक निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बल है, और बल का तो 1 बट्टा में F है, या तो कांस्टेंट 4π क्या है बच्चों,
कांस्टेंट है आपका, 4 पाई कांस्टेंट है, इसलिए एफ तो 1 में एफ, और एफ बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है बच्चों, कूलाम होता है। इनटू फिर है आवेश का मतलब क्या है, कूलाम है, और यह दूरी था, आर दूरी था, आवेशों के बीच की दूरी था, या क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसका सी ले लेंगे, सी का स्क्वायर प्रति न्यूटन, ठीक है, यहाँ से मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखा कि एप्सिलॉन जीरो का आपका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब एप्सिलॉन जीरो का हम लोग बीमी सूत्र निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का हम लोग बीमा निकालते हैं। तो अभी आपने देखा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ जीरो इंटू Q1 इंटू Q2 में आर स्क्वायर था, ठीक है बच्चों। यानी आपको यहाँ से जो मात्रक निकाले हैं उसका हम लोग बीमा निकालते हैं। तो बल तो इसका होता है 1/m यल टी पर -2, ठीक है बच्चों, यल टी पर -2 होता है। न्यूटन का आवेश का मैंने आपको निकाल कर पीछे दिखाया था बच्चों, कूलाम का 80 हमने निकाला था, ठीक है, बीमा मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ 80। और एक बार और आवेश है यहाँ पर Q2, यहाँ पर एक बार और आवेश है तो उसका भी क्या हो जाएगा बीमा 80 हो जाएगा। और यह दूरी है यल लेंथ है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर का स्क्वायर है इसलिए यह लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से निकालेंगे तो यम ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यल भी ऊपर जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे, ध्यान देंगे तो यह ए का स्क्वायर हो जाएगा और टी 2 बार है तो यह स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से आप हल करेंगे इसको बच्चों, क्या हो जाएगा यम पर -1 और कोई तो है नहीं यम, यहाँ से यल को ऊपर लेकर चलते हैं और इस यल को भी ऊपर लेकर चलेंगे तो 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा और एक यहाँ से हो जाएगा, यानी यल पर -1 और यहाँ से भी यल पर -2, ठीक है बच्चों। और ए में करेंगे तो यह हो जाएगा ए का स्क्वायर और यह हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यहाँ से देख रहे हैं तो इस प्रकार से टी यहाँ पर है, इस टी को ऊपर लेकर चलेंगे तो यह प्लस हो जाएगा तो यह भी टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका यम पर -1, यह यल जोड़ दीजिए तो 2 और 1 घात, यह कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और टी पर कितना हो जाएगा घात जोड़ देंगे तो टी का पावर 4। यानी कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों, एप्सिलॉन जीरो की बीमा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यम पर -1 यल पर -3 टी का पावर 4 ए स्क्वायर। यानी MKS पद्धति में एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों, तो किग्रा इनवर्स मीटर, यहाँ पर -3 सेकेंड का पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एम्पियर का क्या है बच्चों स्क्वायर है, सेकेंड टाइम का कितना है 4 घात है, ठीक है, मीटर का -3 है और किलोग्राम का कितना है -1 है, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का मान, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है, चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी अपने पीछे अध्ययन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 9.0 गुणा 10 का पावर 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब इसको निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो तो यह हो जाएगा 1/9.0 गुणा 10 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 1/में। अब आपको इसको निकालना है तो यह गुणा है 4 पाई, इसको इधर लेकर आएंगे तो यह भाग हो जाएगा, गुणा के रूप में एप्सिलॉन जीरो है के साथ लगा है 4 पाई, तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/9.0 गुणे 10 का पावर 9 और इंटू 4 पाई, ठीक है बच्चों, या 4 पाई। अब ये पाई का मान रख देते हैं तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/9
गुणे 10 का पावर 9 गुणे 4 और पाई का मान बच्चों 3.14। ठीक है बच्चों, अब गुणा करिए 9 चौके यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। तो 1/36 और 3.14 और गुणे 10 का पावर 9। इस 10 का पावर 9 को ऊपर लेकर चलते हैं बच्चों, 1 को हटाते हैं तो 10 का पावर -9 हो जाएगा। अब हो जाएगा इस 36 का 3.14 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 113.04। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 113.04। इस दशमलव को हटाना है बच्चों, आपको हटाने के लिए 2 अंक पर दशमलव है, इसलिए 100 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन 0 का मान निकालने के लिए इस दशमलव को हटाना पड़ेगा, इसलिए 100 का ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, जब 100 का गुणा करेंगे तो 1 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो यह दशमलव इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.303 और गुणे यह 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी आपको 100 में भाग देना है 11304 से। ठीक है बच्चों, यानी 11,304 से आपको भाग देना है। भाग देंगे इसमें तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 0.00885। ठीक है बच्चों, इसमें भाग देकर देख लीजिएगा 0.00885 गुणे 10 का पावर -9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको इस दशमलव को इधर लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर लेकर आना है तो यह हो जाएगा 2 अंक इधर लेकर आ रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 इधर दशमलव लेकर आ रहे हैं तो यह हो जाएगा 885 गुणे 10 का पावर -5 इधर लेकर आ रहे हैं, और यह तो पहले से 10 का पावर 9 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हल करेंगे तो यह 10 का पावर 9 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा। अब दशमलव के इस स्थान पर लेकर आना है तो यानी दशमलव 2 अंक पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बच्चों इधर से 2 अंक पर, तो यहाँ पर 10 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें से 14 में से घटा देंगे पॉजिटिव। ठीक है, 10 का पावर +2 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 14 में से घटा देंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 का पावर 12। यहाँ पर घटा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पर 10 का पावर 2 हो जाएगा बच्चों, और 14 में से जब 2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा इस प्रकार से। और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यही कूलाम्ब का नियम था और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको 9 10 11 12 का ठीक है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ सभी विषयों का ठीक है बच्चों अध्ययन कराया जाएगा, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़िए। और जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको जिस लेसन का चाहिए ठीक है आप चाहते हैं किसी लेसन का शुरुआत कराना किसी भी लेसन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।